हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आरएमपी क्लासेस में। जैसा कि आप सभी को पता है कि पिछले 60 प्रश्न 2 वीडियो में कवर कर लिए हैं। जो 300 प्रश्न की श्रृंखला चल रही है उसी को परिप्रेक्ष्य में आगे बढ़ते हुए हम स्टार्ट कर रहे हैं। ये वैसे तो 61 नंबर क्वेश्चन है, 61, बट चैप्टर वाइज देखते हुए ये 20 नंबर क्वेश्चन है, तो इस पर आप ना ध्यान दें। ये वैसे उस हिसाब से 61 नंबर क्वेश्चन है। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, तो जिन लोगों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। जैसा कि मैं हर वीडियो में आपसे बोलता हूँ, बहुत मेहनत लगती है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब तो कर ही दिया करें और वीडियो को स्किप ना किया करें ताकि सारे क्वेश्चन आपको समझ में आएँ, क्योंकि हम इसमें कवर करते हैं क्वेश्चन के साथ जो इम्पोर्टेंट टॉपिक भी होते हैं उनको भी हम बीच बीच में कवर करते रहते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1, मानव विकास को क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है जो ए ऑप्शन है शारीरिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और सामाजिक मनोवैज्ञानिक। ऑप्शन नंबर बी संवेगात्मक, संज्ञानात्मक, आध्यात्मिक और सामाजिक मनोवैज्ञानिक। ऑप्शन नंबर सी मनोवैज्ञानिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और शारीरिक। ऑप्शन नंबर डी शारीरिक, आध्यात्मिक, संज्ञानात्मक और सामाजिक। तो इसमें जो कहा गया क्वेश्चन में कि जो मानव का विकास है को किस क्षेत्रों में विभाजित किया गया है, कैसे कैसे किया गया है, स्टार्टिंग से लेकर एंड तक, यानी एक सीक्वेंस में। तो सीक्वेंस के अनुसार इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। कैसे? मानव विकास का सबसे पहले शारीरिक विकास होता है, उसके बाद संज्ञानात्मक विकास होता है, फिर संवेगात्मक होता है, फिर सामाजिक मनोवैज्ञानिक विकास होता है। तो इसका सही सीक्वेंस है, क्वेश्चन आ जाता है अक्सर करिए। तो इसका सीक्वेंस आप याद रखें, सबसे पहले शारीरिक, फिर संज्ञानात्मक, फिर संवेगात्मक, फिर सामाजिक मनोवैज्ञानिक। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 21, पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था में बच्चा अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन करना आरंभ करता है? ऑप्शन नंबर ए मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 to 11 ईयर। ऑप्शन नंबर बी औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 11 वर्ष से ऊपर। ऑप्शन नंबर सी संवेदी प्रेरक अवस्था जन्म से 2 वर्ष। ऑप्शन नंबर डी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष। तो अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन करना आरंभ करता है। अमूर्त संकल्पनाओं के लिए आपको पता ही है पियाजे के 4 अवस्थाएं हैं और 4 अवस्थाएं इसमें दे रखी हैं। सबसे पहली अवस्था होती है, मैं आपको बता देता हूं, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, उसके बाद संवेदी प्रेरक अवस्था, उसके बाद मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, और माफ कीजिएगा, सबसे पहली होती है संवेदी प्रेरक अवस्था, दूसरी होती है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, और तीसरी होती है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, और चौथी होती है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। तो अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन की बात कर रहा है यहां पर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, यानी 11 वर्ष से ऊपर। तब ही बच्चा अमूर्त रूप में, यानी किसी चीज को बिना देखे हुए उसके बारे में चिंतन कर सकता है, और यह सबसे अंतिम अवस्था होती है, चौथी अवस्था होती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 22, प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक में निम्न में से किसे महत्वपूर्ण विशेषता मानना चाहिए? तो ऑप्शन नंबर ए पढ़ाने में उत्सुकता, बी धैर्य और दृढ़ता, सी शिक्षण पद्धतियों और विषय के ज्ञान में दक्षता, ऑप्शन नंबर डी अति मानक भाषा में पढ़ाने में दक्षता। तो इसमें शिक्षक के बारे में बात की, बच्चे के बारे में बात नहीं की गई है। क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखिए। एक शिक्षक में निम्न में से किसे सबसे महत्वपूर्ण विशेषता मानना चाहिए? तो एक शिक्षक के अंदर कौन सी सबसे अच्छी बात होनी चाहिए, महत्वपूर्ण होनी चाहिए बच्चों को पढ़ाने के लिए? धैर्य और दृढ़ता। क्या होनी चाहिए? धैर्य और दृढ़ता। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 23, वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं व घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए संवेदी प्रेरक अवस्था, ऑप्शन नंबर बी औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, ऑप्शन नंबर सी
पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, ऑप्शन नंबर डी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। यहाँ पर बात कर रहा है बच्चा तार्किक रूप में वस्तुओं व घटनाओं के विषय में, यानी उसके सामने कोई वस्तु है, उसको उसे दिखाया गया है, उसके बाद वह उसकी वस्तु के बारे में चिंतन प्रारंभ कर रहा है। मान लीजिए एक हाथी है, उसकी 4 टांगें होती हैं, एक लंबी सूंड होती है, तो पहले बच्चे को हाथी को दिखाया गया है, जब दिखाने के बाद उस पर वो तार्किक चिंतन कर रहा है। तो इसके लिए इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। जहां पर बच्चे को कोई चीज दिखाई न जाए और उसके बारे में सिर्फ बताया जाए तो वो होती है अमूर्त संक्रियात्मक या औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। और जो बच्चे को दिखाकर उसके बाद उससे कहा जाए कि अब इस पर तार्किक चिंतन बच्चा करने लगे तो वो होती है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से किस अवस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं? समवयस्क यानी ये देखिए सबसे बड़ी बात, आप क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए, किस अवस्था में बच्चे समवयस्क समूह में सक्रिय सदस्य हो जाते हैं? तो देखिए इसका ऑप्शन होगा, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सक्रिय समवयस्क सक्रिय सदस्य होते हैं किशोरा अवस्था में। किसमें होते हैं? किशोरावस्था में। क्वेश्चन नंबर 25, बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, इसका श्रेय किसको जाता है? ये क्वेश्चन मैंने सबसे पहले जीन पियाजे का जब चैप्टर पढ़ाया था उसमें मैंने आपको ये क्वेश्चन बताया था, तो आपको शायद आपने वो वीडियो ना देखी हो तो उसे आप देख लीजिए एक बार, तो आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर है ए, जीन पियाजे। बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, इसका श्रेय जाता है जीन पियाजे को। किसको जाता है? जीन पियाजे को। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा के क्षेत्र में पाठ्यचर्या शब्दावली की ओर संकेत करती है। तो जो पाठ्यचर्या है वो किसकी ओर संकेत करती है? ऑप्शन ए शिक्षण पद्धति में पढ़ाई जाने वाली विषय वस्तु, बी विद्यालय का संपूर्ण कार्यक्रम जिसमें विद्यार्थी प्रतिदिन अनुभव प्राप्त करते हैं, ऑप्शन नंबर सी मूल्यांकन प्रक्रिया, ऑप्शन नंबर डी कक्षा में प्रयुक्त की जाने वाली पाठ्य सामग्री। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, विद्यालय का संपूर्ण कार्यक्रम जिसमें विद्यार्थी प्रतिदिन अनुभव प्राप्त करते हैं। सीटेट में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें आप देखिए, इसमें आप खुद से गैस करिए, पहला जो पॉइंट कह रहा है पाठ्यचर्या के बारे में, इसमें क्या है? जिसमें हम अनुभव ज्यादा करते हैं वही सबसे ज्यादा है। शिक्षण पद्धति में पढ़ाई जाने वाली विषय वस्तु पर फोकस करते हैं, लेकिन उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है प्रतिदिन अनुभव प्राप्त करना। विद्यालय में विद्यार्थी को प्रतिदिन अनुभव प्राप्त करना। मूल्यांकन प्रक्रिया नहीं होती है। कक्षा में प्रयुक्त की जाने वाली पाठ्य सामग्री इतना सर्वश्रेष्ठ नहीं है। सर्वश्रेष्ठ पर हम ज़्यादा ध्यान देंगे, फोकस करेंगे, जो सबसे ज़्यादा सर्वश्रेष्ठ होगा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यह है वाइगोत्स्की बच्चों के सीखने में निम्नलिखित में से किस कारक की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल देते हैं? तो इसका ऑप्शन ए आनुवांशिक, बी नैतिक, सी शारीरिक, डी सामाजिक। तो आपको ये पता ही है, मैंने जीन पियाजे, वाइगोत्स्की और कोहलवर की 2 वीडियो बनाई है, उनमें मैंने बताया भी है कि वाइगोत्स्की का जो सीखने के लिए जो कारक है, जो महत्वपूर्ण भूमिका है, जिस पर बल दिया जाता है, वह है सामाजिक। क्या है? सामाजिक। देखिए सामाजिक इज द राइट आंसर, डी, ऑप्शन नंबर डी। देखिए इसमें किस किस पे ध्यान दिया गया है? देखिए अनुवांशिकी पे जो ध्यान दिया गया है ये जीन पियाजे ने ध्यान दिया है। नैतिक पर कोहलवर्ग ने ध्यान दिया है, यानी नैतिकता का सिद्धांत किनका है? कोहलवर्ग का। वाइगोत्स्की का सिद्धांत कौन सा? सामाजिक का। और जीन पियाजे का कौन सा सिद्धांत है? अनुवांशिकी, और जिसको बोलते हैं हम संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। एक शिक्षिका, पूरा क्वेश्चन देख लेते हैं। एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों की विभिन्न अधिगम शैलियों को संतुष्ट करने के लिए वैविध्यपूर्ण कार्यों का उपयोग करती है, वह से प्रभावित है। यानी जो शिक्षिका है वो अपने जो पढ़ाने का जो शिक्षण का जो अधिगम है, अधिगम की जो शैलियां हैं, उनसे संतुष्ट करने के लिए वैविध्यपूर्ण विभिन्न प्रकार के कार्यों का उपयोग करती है।
विभिन्न प्रकार की शिक्षण पद्धतियां अपनाती है। तो यह वो किस से प्रभावित है? कोहलवर्ग के बहुबुद्धि सिद्धांत से, गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत से, वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत से, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत से। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत से। इसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे, बुद्धि का एक पूरा चैप्टर एक्सप्लेन करेंगे, पूरा डिस्कस करेंगे पॉइंट टू पॉइंट हर चीज को। तो उसके लिए अब मैं आगे एक वीडियो बना दूंगा आपके लिए, पूरा एक एक फंडामेंटल क्लियर कर दूंगा उसका। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के चरणों के अनुसार इंद्रिय गावक यानी संवेदी प्रेरक अवस्था किसके साथ संबंधित है? ये सीटेट 2012 में फर्स्ट पेपर में आया है प्राइमरी लेवल में। तो ऐसे क्वेश्चन ही आते हैं ज़्यादातर, इन पे फोकस करिए। आप अगर इन क्वेश्चनों को कर लेंगे 300 को, तो मैं गारंटी देता हूँ 30 में से 30 आएंगे, कम नहीं आएंगे। लेकिन बस थोड़ा सा ये अपना आपको थोड़ा सा बुद्धि लगानी होगी इसमें। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ इन क्वेश्चनों को देख करके चले जाएं, आपको थोड़ा सा फोकस करना होगा कि यह क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। तो देखिए मैं जैसे बताता हूँ आपको, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के चरण 4 होते हैं, 4 चरण होते हैं। तो इसमें इसने पहले चरण की बात करी है कि इंद्रिय गावक या संवेदी अवस्था किसके साथ संबंधित है? बच्चे की जो संवेदी प्रेरक अवस्था होती है, पहली अवस्था होती है जन्म से 2 वर्ष, जन्म से 2 वर्ष होती है। तो इसी के अनुसार जन्म से 2 वर्ष के मध्य में बच्चा कौन कौन सी क्रियाएं कर सकता है, उसी को यहां पर हमें बताना है। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए है अनुकरण, स्मृति और मानसिक निरूपण। ऑप्शन बी है तार्किक रूप से समस्या समाधान की योग्यता, विकल्पों के निर्वचन और विश्लेषण करने की योग्यता। ऑप्शन नंबर डी सामाजिक मुद्दों से सरोकार। तो आप सभी जानते हैं, इस क्वेश्चन पर थोड़ा सा फोकस करिए। देखिए 0 से 2 वर्ष की अवस्था होती है इंद्रिय गावक अवस्था या संवेदी प्रेरक अवस्था। जब 0 से 2 वर्ष की अवस्था होती है, क्या बच्चा, आप बताइए, तार्किक रूप से समस्या का समाधान कर लेगा? क्या उसके अंदर ये योग्यता होगी? क्या होगी ये योग्यता? नहीं। क्या वो विकल्पों के निर्वचन और विश्लेषण करने की उसके अंदर योग्यता होगी? किसी चीज का विश्लेषण कर सकता है 2 वर्ष का बच्चा? नहीं। सामाजिक मुद्दों से सरोकार, क्या वो सामाजिक मुद्दों के बारे में जान सकता है? नहीं। क्यों? क्योंकि यह 0 से 2 वर्ष के मध्य के बच्चे में ये क्वालिटी नहीं होती है, इसीलिए ये तीनों आंसर नहीं है। इसका राइट आंसर कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए, अनुकरण, स्मृति और मानसिक निरूपण। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 30, निम्न में से कौन सा बच्चे की सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं के साथ संबंध नहीं है? निम्न में से कौन सा बच्चे की सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं के साथ संबंध नहीं है? ऑप्शन इसके उसमें सॉरी ध्यान दीजिए, नहीं पर ध्यान दीजिए। ये भी फर्स्ट पेपर में आया हुआ है सीटेट 2011 में। ऑप्शन ए है सामाजिक अनुमोदन अथवा सराहना की आवश्यकता, संवेगात्मक सुरक्षा की आवश्यकता, शरीर से अवशिष्ट पदार्थों का नियमित रूप से बाहर निकालना। ऑप्शन डी सानिध्य संगति की आवश्यकता। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्यों? देखिए सामाजिक मनोवैज्ञानिक की आवश्यकता, यानी सामाजिक जो मनोवैज्ञानिकता है वो बच्चे के सामाजिक अनुमोदन सराहना की आवश्यकता बिल्कुल सही है, संवेगात्मक सुरक्षा की आवश्यकता बिल्कुल सही है, और संगति की आवश्यकता, सानिध्यता की आवश्यकता बिल्कुल सही है। लेकिन सामाजिक मनोवैज्ञानिकता में शरीर से अपशिष्ट पदार्थों का नियमित रूप से बाहर निकालना, ये तो एक शरीर का दैनिक क्रिया हो गई, ना कि सामाजिक मनोवैज्ञानिक क्रिया। कौन सी क्रिया है ये? दैनिक क्रिया। इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करते रहें और लाइक और शेयर भी करते रहें साथ के साथ। चलिए क्वेश्चन नंबर 31, यदि एक विद्यार्थी कक्षा में भाग लेने से संकोच करता है तो आप, देखिए ये भाग लिखा हुआ है, ये भाग है, ये भाग है, थोड़ा ध्यान देंगे, भाग भाग। तो एक विद्यार्थी कक्षा में भाग लेने से संकोच करता है, उसके अंदर क्या है? डर की भावना प्रदर्शित हो रही है। तो उसमें ऑप्शन ए है उससे प्रश्न नहीं पूछेंगे, जिन प्रश्नों के उत्तर वह दे सकता है केवल उन्हीं प्रश्नों को पूछेंगे, जिन प्रश्नों को नहीं पूछेंगे, सॉरी,
उन प्रश्नों को नहीं पूछेंगे जिनके उत्तर उसके सामर्थ्य से बाहर हैं, जिसके कारण वह कक्षा में उपहास का पात्र बन सकता है। वह केवल तब प्रश्न पूछें उससे केवल तब प्रश्न पूछेंगे जब वह उनके उत्तर देने के लिए उत्साहित होगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 31 का राइट आंसर कौन सा होगा। देखिए कभी भी बच्चे से प्रश्न नहीं पूछेंगे, ये नेगेटिव है। क्यों? प्रश्न पूछना चाहिए, तभी तो उसके अंदर जो डर की भावना है वो निकलेगी। बच्चे से प्रश्न पूछना चाहिए। जिन प्रश्नों के वह उत्तर दे सकता है, केवल अगर उसको वही प्रश्न पूछे जाएंगे तो वो तो एक रट्टा वाली बात होगी, वो रट करके उन्हें बता देगा डेली, लेकिन संकोच उसके अंदर नहीं निकलेगा। वो यही सोचता रहेगा कि न जाने सर कौन सा नया क्वेश्चन पुटअप कर दें। अच्छा, उन प्रश्नों को नहीं पूछेंगे जिनके उत्तर उसके सामर्थ्य से बाहर है। अगर उसके अंदर उससे अगर वह उसके सामर्थ्य से बाहर वाले क्वेश्चन पूछेंगे तभी तो वो आगे बच्चा थोड़ा उत्साहित होगा कि मुझसे आज यह प्रश्न किया गया, कल यह किया जाएगा। लेकिन वह जिसके कारण वह कक्षा में उपहास का पात्र बन जाएगा, नहीं। उपहास का पात्र बन जाएगा, बच्चे हंसी उड़ा सकते हैं, लेकिन इसको सबको देखते हुए एक शिक्षक को उसी तरीके क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिसका उसका लेवल होगा। ऐसा नहीं होगा कि लेवल से ऊपर क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अच्छा, ऑप्शन नंबर डी कहता है उससे केवल तब प्रश्न पूछेंगे जब वह उनके उत्तर देने के लिए उत्साहित होगा। ये आंसर राइट है। जब उसके अंदर उत्साह वाली भावना आएगी, सर मैं भी बता सकता हूं, सर ये क्वेश्चन आपने इस बच्चे से पूछा है, ये क्वेश्चन मुझसे पूछते तो मैं भी इसका आंसर देता, तो ये उसके अंदर उत्साह प्रोत्साहन वाली बात आती है। तो देखिए अगला क्वेश्चन, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी। शिक्षक का बर्ताव होना चाहिए। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एक शिक्षक का, देखिए एक क्वेश्चन होता है, एक क्वेश्चन के नज़रिए से देखना एक अलग चीज़ है और एक शिक्षक के नाते से देखना एक अलग क्वेश्चन चीज़ है। जैसे आप मानिए आगे चलकर एक शिक्षक बनेंगे तो आपके लिए शिक्षक का बर्ताव होना कैसा होना चाहिए। तो इसका ऑप्शन नंबर ए है, ऑप्शन नंबर ए है इसका प्रशासनात्मक, ऑप्शन बी है शिक्षाप्रद, ऑप्शन सी है आदर्शवादी, ऑप्शन डी है निर्देशात्मक। तो क्या प्रशासनात्मक होना बहुत जरूरी है? किसी हद तक जरूरी है, लेकिन ज़्यादा प्रशासनात्मक भी होना जरूरी नहीं है। शिक्षाप्रद होना, सिर्फ शिक्षा पर ही फोकस करना, यह भी जरूरी नहीं है। लेकिन निर्देशात्मक, सिर्फ हमेशा निर्देश ही देना नहीं। ऑप्शन नंबर सी आदर्शवादी होना बहुत जरूरी है। आदर्शवादी होना बहुत जरूरी है शिक्षक के लिए। तो शिक्षक का बर्ताव कैसा होना चाहिए? आदर्शवादी। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्न में से किस स्तर में बच्चे अपने समकक्षी वर्ग के सदस्य सक्रिय सदस्य बनते हैं? तो शायद ऐसा क्वेश्चन एक पीछे भी आया है। तो सक्रिय सदस्य जो अपने समकक्षी वर्ग के बनते हैं, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए किशोरावस्था। क्या होगा इसका राइट आंसर? ऑप्शन नंबर ए किशोरावस्था। अगला क्वेश्चन, शिक्षण का सत्तावादी स्तर है। तो जो शिक्षण है उसका सत्तावादी स्तर है, तो उसका सत्तावादी स्तर क्या होगा? शिक्षक केंद्रित, छात्र केंद्रित, प्रधानाध्यापक केंद्रित, अनुभव केंद्रित। तो इसका राइट आंसर होगा शिक्षक केंद्रित। भाई शिक्षण का सत्तावादी स्तर होगा शिक्षक केंद्रित। क्यों? क्योंकि शिक्षक ही शिक्षण को दे सकता है, छात्र केंद्रित नहीं हो सकता, क्योंकि छात्र शिक्षण नहीं देता, शिक्षण का ग्रहण करता है। प्रधानाध्यापक केंद्रित नहीं हो सकता, क्योंकि वो सिर्फ डायरेक्शन दे सकता है, क्योंकि शिक्षा का जो शिक्षण होता है वो कराना शिक्षक का कार्य होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 35। विज्ञान एवं कला प्रदर्शनियां, संगीत एवं नृत्य प्रस्तुतियां तथा विद्यालय पत्रिका निकालना खाली जगह के लिए आता है। ऑप्शन नंबर ए शिक्षार्थियों के सृजनात्मक मार्ग उपलब्ध कराने, ऑप्शन बी विभिन्न व्यवसायों के लिए विद्यार्थियों को प्रशिक्षित करने, ऑप्शन सी विद्यालय का नाम रोशन करने, ऑप्शन डी अभिभावकों को संतुष्ट करने। तो देखिए इसमें भी कुछ पॉजिटिव बातें हैं, कुछ नेगेटिव बातें हैं, तो हमें फोकस करना है इनमें पॉजिटिव और नेगेटिव बातों को ध्यान में रखते हुए। देखिए ऑप्शन नंबर ए कह रहा शिक्षार्थियों को सृजनात्मक मार्ग उपलब्ध कराना। बिल्कुल सही बात है। हम सृजनात्मकता का मार्ग दिखाएंगे बच्चों को, तभी बच्चे आगे बढ़ेंगे, प्रोत्साहित होंगे और
कला विज्ञान प्रदर्शनियाँ, संगीत नृत्य आदियों में प्रस्तुतियाँ अच्छे से दे पाएंगे। ऑप्शन नंबर बी कहता है विभिन्न व्यवसायों के लिए विद्यार्थी, कभी भी व्यवसाय के लिए विद्यार्थी को प्रशिक्षित नहीं किया जाता। विद्यार्थियों को अच्छा बनाना होता है, सृजनशील बनाना होता है, क्रियाशील बनाना होता है, ना कि उनको व्यवसायों के लिए प्रशिक्षित किया जाता। विद्यालय का नाम रोशन करने के लिए ये एक नेगेटिव पॉइंट है, सिर्फ अभिभावकों को संतुष्ट करने के लिए ये एक नेगेटिव पॉइंट है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, शिक्षार्थियों को सृजनात्मक मार्ग उपलब्ध कराने। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 36। एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों को अनेक तरह से सामूहिक गतिविधियों में व्यस्त रखती है, जैसे समूह चर्चा, समूह परियोजना, भूमिका निर्वाह आदि। यह सीखने के किस आयाम को उजागर करता है? ऑप्शन नंबर ए सामाजिक गतिविधियों के रूप में अधिगम, ऑप्शन बी मनोरंजन द्वारा अधिगम, ऑप्शन सी भाषा निर्देशित अधिगम, ऑप्शन डी प्रतियोगिता आधारित अधिगम। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सामाजिक गतिविधियों के रूप में अधिगम। तो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किशोर का अनुभव करते हैं। ऑप्शन ए जीवन के बारे में परितृप्ति के भाव, ऑप्शन बी दुश्चिंता और स्वयं से सरोकार, ऑप्शन नंबर सी बचपन में किए गए अपराधों के प्रति डर के भाव, ऑप्शन नंबर डी आत्मसिद्धि के भाव। तो जो किशोर हैं किसका अनुभव करते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी दुश्चिंता एवं स्वयं से सरोकार। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 38। जब एक निर्योग्य बच्चा पहली बार विद्यालय आता है तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? यानी निर्योग्य का मतलब होता है जिस बच्चे को ज्ञान ना हो और इसलिए योग्य ना हो। तो ए ऑप्शन होगा इसका, बच्चों की निर्योग्यता के अनुसार उसे विशेष विद्यालय में भेजने का प्रस्ताव देना चाहिए। ऑप्शन बी उसे अन्य विद्यार्थियों से अलग रखना चाहिए। ऑप्शन सी शारीरिक योजना विकसित करने के लिए बच्चे के माता पिता के साथ चर्चा करनी चाहिए। सरकारी योजना विकसित करने के लिए बच्चों के माता पिता के साथ चर्चा करनी चाहिए। ऑप्शन नंबर डी प्रवेश परीक्षा लेनी चाहिए। निर्योग्य बच्चा एक तरह से हम कह सकते हैं उसके अंदर कुछ ना कुछ कमियां हो सकती है, जैसे मानसिक शारीरिक निर्योग्यता हो सकती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। बच्चे की निर्योग्यता के अनुसार उसे विशेष विद्यालय में भेजने का प्रस्ताव देना चाहिए। विशेष विद्यालय का मतलब होता है, जैसे मान लीजिए बच्चे के अंदर श्रवण की कमी है, यानी श्रवण हास है उसके अंदर, तो उसे हम विशेष विद्यालय में भेजेंगे, वहाँ विशेष ही टीचर होते हैं। बच्चा शारीरिक विकलांग है तो उसको दिव्यांग है तो उसको भी हम विशेष विद्यालय में भेजेंगे। कोई बच्चा कम सुनता है या देखने में अक्षम है तो उसको भी हम अलग विद्यालय में भेजेंगे, लेकिन उसको अन्य विद्यार्थियों से अलग नहीं रखेंगे। ये ऑप्शन गलत है। सरकारी योजना विकसित करने के लिए बच्चे के माता पिता के साथ चर्चा करेंगे, ये भी गलत है। प्रवेश परीक्षा लेंगे, ये भी गलत है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। शिक्षा के संदर्भ में समाजीकरण से तात्पर्य है। तो समाजीकरण से जो तात्पर्य है शिक्षा में, शिक्षा के अनुसार तो क्या होगा? तो देखिए ऑप्शन नंबर ए सामाजिक मापदंड बनाना, ऑप्शन बी समाज के बड़ों का सम्मान करना, ऑप्शन सी सामाजिक वातावरण में अनुकूल और समायोजन, ऑप्शन डी सामाजिक मानदंडों का सदैव अनुपालन करना। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। सामाजिक वातावरण में अनुकूलन और समायोजन, अनुकूलन और समायोजन करना। देखिए बड़ों का सम्मान करना एक है पॉइंट, लेकिन इसका कह रहा शिक्षा के संदर्भ में, तो शिक्षा के संदर्भ में जो आएगा वो अनुकूलन और समायोजन होना सामाजिक वातावरण में बहुत जरूरी होता है। यही इसका राइट आंसर है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। एक शिक्षक प्रश्न पत्र बनाने के बाद यह जांच करता है
कि क्या प्रश्न परीक्षण के विशिष्ट उद्देश्य की परीक्षा ले रहे हैं। यह मुख्य रूप से प्रश्न पत्र की या के बारे में चिंतित है। एक शिक्षक जो है उन्होंने ये प्रश्न पत्र बनाया, उसके बाद जांच की प्रश्न पत्र की कि जो मैंने ये प्रश्न बनाए हैं और जो हम परीक्षा ले रहे हैं विशिष्ट उद्देश्य से, यह मुख्य रूप से प्रश्न पत्र के बारे में चिंतित है। क्या ये सही है या गलत है, या इसमें हमें कौन कौन से प्रश्न शामिल करने चाहिए, कौन से नहीं करने चाहिए, कौन टफ है, कौन इजी है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, वैधता। बहुत अच्छे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। विवेचनात्मक शिक्षा शास्त्र का यह दृढ़ विश्वास है कि ऑप्शन नंबर ए, शिक्षार्थियों को स्वतंत्र रूप से तर्कना नहीं करनी चाहिए। ऑप्शन नंबर बी, बच्चे स्कूल से बाहर क्या सीखते हैं यह अप्रासंगिक है। ऑप्शन नंबर सी, शिक्षार्थियों के अनुभव और प्रत्यक्षण महत्वपूर्ण होते हैं। ऑप्शन नंबर डी, एक शिक्षक को हमेशा कक्षा कक्ष के अनुदेशन का नेतृत्व करना चाहिए। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, शिक्षार्थियों के अनुभव और प्रत्यक्षण महत्वपूर्ण होते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 42, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के किस चरण पर बच्चा वस्तु स्थायित्व को प्रदर्शित करता है। तो ये मैं सब कुछ आपको पहले बता ही चुका हूं, आपको पता ही है, पहले प्रीवियस क्वेश्चनों में मैंने बताया है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। कौन सी होगी? पूर्व संक्रियात्मक चरण या अवस्था। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। सृजनात्मक उत्तरों के लिए आवश्यक है विषय वस्तु आधारित प्रश्न, मुक्त उत्तर वाले प्रश्न, एक अत्यंत अनुशासित कक्षा, प्रत्यक्ष शिक्षण एवं प्रत्यक्ष प्रश्न। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मुक्त उत्तर वाले प्रश्न। कैसे प्रश्न? मुक्त उत्तर वाले प्रश्न। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सृजनात्मक विद्यार्थी वह है जो बहुत बुद्धिमान है, परीक्षा में हर बार अच्छे अंक प्राप्त करने योग्य है, पार्श्व या लेटरल चिंतन और समस्या समाधान में अच्छा है, ड्राइंग और पेंटिंग में बहुत ही विलक्षण है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, चिंतन और समस्या समाधान में अच्छा। सृजनशील बालक, सृजनात्मक बालक वही बालक होता है जो चिंतन और समस्या समाधान में बहुत अच्छा होता है। क्यों? बुद्धिमान, एक सृजनशील बच्चा बुद्धिमान हो सकता है और एक जिसके अंदर सृजनशीलता नहीं वह भी बच्चा बुद्धिमान हो सकता है। यह जरूरी नहीं है वह हर बार अच्छे अंक ला करके योग्य बन जाए ना, ड्राइंग और पेंटिंग में बहुत विलक्षण होगा ये भी जरूरी नहीं है, लेकिन चिंतन और समस्या समाधान में वह अच्छा होगा, सृजनात्मक बालक जरूर ही अच्छा होगा। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। कोहल वर्ग के अनुसार शिक्षक बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास कर सकता है। ऑप्शन नंबर ए, नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चाओं में उन्हें शामिल करके। ऑप्शन बी, कैसे व्यवहार किया जाना चाहिए इस पर कठोर निर्देश देकर। ऑप्शन सी, धार्मिक शिक्षा पर महत्व देकर। ऑप्शन नंबर डी, व्यवहार के स्पष्ट नियम बनाकर। तो इसका राइट आंसर होगा, देखिए कोहल वर्ग आ गया इसमें, और इसमें बात कर रहा है कोहल वर्ग के अनुसार। तो कोहल वर्ग ने जो सिद्धांत दिया वो नैतिकता का सिद्धांत दिया। किसका दिया है? नैतिकता का सिद्धांत। और इसमें यही कह रहा है कि शिक्षक बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास कर सकता है। तो किस पे कर सकता है? ऑप्शन नंबर ए, नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चाओं में उन्हें शामिल करके। कोहल वर्ग का जो सिद्धांत ही नैतिकता का सिद्धांत है, तो उसमें नैतिक मुद्दों पर ही तो कोई बात करेगा शिक्षक, तभी तो वो बच्चों में नैतिकता का नैतिक मूल्यों का विकास कर पाएगा। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सी समस्या समाधान की वैज्ञानिक पद्धति का पहला चरण है? ऑप्शन नंबर ए, प्राकल्पना का परीक्षण करना। ऑप्शन बी, समस्या के प्रति जागरूकता। ऑप्शन सी, प्रासंगिक जानकारी को एकत्र करना। ऑप्शन डी, प्राकल्पना का निर्माण करना। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, समस्या के प्रति जागरूक। जो बच्चा समस्या समाधान की वैज्ञानिक पद्धति का पहला चरण है वो क्या है? समस्या के प्रति जागरूक। अगर वो समस्या के प्रति जागरूक नहीं होगा तो वो वैज्ञानिक पद्धति का कैसे पालन करेगा? चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 47, निम्नलिखित में से कौन सा एक वस्तुनिष्ठ प्रश्न है? तो
इसमें पूछा गया है सिर्फ वस्तुनिष्ठ प्रश्न कौन सा है, एक लघु उत्तरात्मक प्रश्न, मुक्त उत्तर वाला प्रश्न, सत्य या असत्य, डी निबंधात्मक प्रश्न। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार रिपीट होता है, बस इसकी थोड़ी भाषा चेंज कर दी जाती है या इसके ऑप्शन थोड़े चेंज कर दिए जाते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो चलते हैं इसके आंसर की ओर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सत्य या असत्य। क्या होगा, सत्य या असत्य। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, समावेशी शिक्षा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 48 समावेशी शिक्षा। ऑप्शन ए है कक्षा में विविधता का उत्सव मनाती है, दाखिले संबंधी कठोर प्रक्रियाओं को बढ़ावा देती है, तथ्यों की शिक्षा मतारोपण से संबंधित है, हाशिए पर स्थित वर्गों से शिक्षकों को सम्मिलित करने से संबंधित है। तो इसका आपको क्वेश्चन का आंसर दिख ही रहा है, लेकिन चलिए फिर भी मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूं। कक्षा में विविधता का उत्सव मनाती है, समावेशी शिक्षा का मतलब बता देता हूं पहले मैं क्या होता है। समावेशी शिक्षा वो होती है जिसमें विशिष्ट बच्चे, सामान्य बच्चे दोनों को एक साथ पढ़ाया जाता है, जहां पर श्रवणहास बच्चे भी आपको ये लगा लीजिए कि विकलांग बच्चे भी, शारीरिक विकलांग बच्चे भी, सभी तरह के बच्चे विशिष्ट, यानी दोनों कहने का मतलब ये है आपका, ये सामान्य और विशिष्ट बच्चे दोनों को एक साथ पढ़ाया जाता है। इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। जबकि दाखिले संबंधी कठोर प्रक्रियाओं को बढ़ावा देना, ये कोई मतलब नहीं होता इसका। तथ्यों की शिक्षा मतारोपण से संबंधित, इसका भी कोई मतलब नहीं होता। हाशिए पर वर्गों के से शिक्षकों को सम्मिलित करने का, इसका भी कोई मतलब नहीं होता। ये तीनों रॉन्ग आंसर है। राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। बीजों का अंकुरण संकल्पना के शिक्षण की सबसे प्रभावी पद्धति है। ऑप्शन नंबर ए विद्यार्थियों द्वारा पौधे के बीज बोना और उसके अंकुरण के चरणों का अवलोकन करना। ऑप्शन बी श्यामपट्ट पर चित्र बनाना और वर्णन करना। ऑप्शन नंबर सी बीज की वृद्धि के चित्र दिखाना। ऑप्शन नंबर डी विस्तृत व्याख्या करना। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। विद्यार्थियों द्वारा पौधे के बीज बोना और उसके अंकुरण के चरणों का अवलोकन करना, क्योंकि बीजों का अंकुरण संकल्पना के शिक्षण में सबसे प्रभावशाली पद्धति है। इसी को पूछ रहा है, तो इसका यही ऑप्शन होगा। हम प्रयोग करके दिखाएंगे, बच्चों को अवलोकन करके दिखाएंगे, तभी हम बच्चे को पूरा शिक्षण दे सकते हैं, प्रभावी शिक्षण दे सकते हैं। तो इससे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। तो आज का ये अंतिम क्वेश्चन है। बाल केंद्रित शिक्षा का समर्थन निम्नलिखित में से किस विचारक द्वारा किया गया है? तो ऑप्शन नंबर ए B.F. स्किनर, ऑप्शन नंबर बी जॉन डीवी, ऑप्शन नंबर सी एरिफ एरिक्सन, ऑप्शन नंबर डी चार्ल्स डार्विन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी जॉन डीवी। इसका राइट आंसर क्या है? जॉन डीवी। तो आज का ये 90 प्रश्न तक कंप्लीट हो गया है। 1 से लेकर के 90 तक कंप्लीट हो गया है। पार्ट तीनों कंप्लीट हो गए हैं, पार्ट 3 तक कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट पार्ट होगा बुद्धि से रिलेटेड। किससे रिलेटेड? बुद्धि से रिलेटेड। तो बुद्धि से रिलेटेड जो होगा नेक्स्ट वाला पार्ट, उसके साथ मैं आपको बुद्धि का पूरा एक्सप्लेनेशन करके दूंगा, थ्योरी भी दूंगा उसकी। थ्योरी के साथ साथ उसका एक इसी के साथ 91 से लेकर के 120 तक का पार्ट 4 भी दूंगा। यानी दोनों वीडियो एक साथ आएंगी कुछ टाइम के बीच। तो अभी लेते हैं विदा। तो जिन्होंने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। चलते हैं, चलिए, जय हिंद।